दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज नवरात्रि का पहला दिन था, इसलिए शीला जी सुबह जल्दी उठकर माता रानी की पूजा में लगी हुई थी। उनकी आवाज़ सुनकर उनकी बहन चिड़चिड़ा रही थी। ये देखो, बुढ़िया को सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर देती है। खुद को तो बुढ़ापे में नींद आती नहीं और मुझे भी चैन से सोने नहीं देती। पूरी रात खांसते रहती है, मनहूस कहीं की। थोड़ी देर बाद शीला के कानों में अपनी बहू की आवाज़ सुनाई पड़ती है। शीला, ओ शीला, मेरा टिफिन तैयार हुआ कि नहीं? काजल ने बैग कंधे पर टांग कर कमरे से बाहर निकलते हुए अपनी सास सेला को आवाज लगाते हुए पूछा। हाँ बहू, तुम्हारा डब्बा तैयार है, शीला जी ने उत्तर दिया। काजल किचन में गई और अपनी सांस दबारा दिए हुए टिफिन को खोलकर देखा तो मुंह पिचकाते हुए बोली, अरे यह क्या बुढ़िया, तूने तो परसों ही तो टिफिन में आलू के परांठे दिए थे, आज फिर वही बना दिए तुझे? कितनी बार कहा है, रोज रोज एक चीज मत दिया कर, रोज एक जैसा खाना खाकर मैं बोर हो जाती हूँ। शीला जी सहमी सी चुपचाप खड़ी रही और बह काजल बड़बड़ा हुई किचन से बाहर निकल गई। अपनी घड़ी में समय देखते हुए काजल ने फिर शीला को आवाज लगाई और कहा, बुढ़िया, रीशु को फटाफट नाश्ता करवा, वरना तेरी वजह से आज भी स्कूल बस छूट जाएगी। काजल उस स्कूल में अध्यापिका थी जिसमें रशु पढ़ता था। पोते रशु और बहू के स्कूल जाने के बाद शीला जी ने नाश्ता किया और किचन समेटने में लग गई। घर का सारा काम करने के बाद वह थककर चूर हो चुकी थी, इसलिए उनकी आंख लग गई। आंख खुली तो ऋषु और काजल के स्कूल से वापस आने का समय हो चुका था। हिम्मत करके उठी और दोनों के आने से पहले ही गरम गरम रोटियां बनाकर दोनों के लिए थाली लगा दी। उनका पोता रीशु उनके हाथ से ही खाना खाया करता था। काजल भी खाना खाने के बाद यह कहते हुए कि शाम को उसने सहेली आशा को खाने पर बुलाया है तो खाने में कुछ अच्छा बनाना बोलकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। शीला जी ने काफ़ी पहले से रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी और बहू के कहे अनुसार अच्छे से अच्छे पकवान बना दिए। घर का सारा काम निपटा कर शीला जी हटी ही थी कि बहू ने उनके हाथ में अपने कपड़े और रिसू की स्कूल यूनिफॉर्म इस्त्री करने के लिए थमा दी। ऐसा नहीं था कि शीला जी अपनी बहू से प्यार नहीं करती थी, वह तो काजल को बहू नहीं बल्कि बेटी मानकर बड़े अरमानों से घर लाई थी। वह खुशी खुशी बहू के सारे काम अपने हाथों से किया करती थी, परंतु जब से काजल का रवैया उनके प्रति बदला और काजल ने उनको बात बात पर अपमानित करना शुरू कर दिया, तब से उनका दिल कुछ टूट सा गया था। देखते ही देखते बहू का रवैया अब ज्यादा बेहतर हो गया था। अब जब देखो तब काजल फोन पर व्यस्त रहती। मुझे न जाने क्यों आभास होता कि फोन के दूसरी तरफ बात करने वाला व्यक्ति मेरा बेटा तो नहीं है, क्योंकि एक तो दिन में वह व्यस्त रहता था और जब भी फोन करता था तो सबसे पहले मुझसे बात करता, फिर रशु और फिर काजल से। उसके कमरे का दरवाज़ा भी अब काफ़ी समय तक बंद रहने लगा था। एक दिन जब फ़ोन पर बात करते उसको काफ़ी समय हो गया तो हिम्मत करके मैंने उससे बड़े प्यार भरे लहजे में पूछा, बेटा किसका फ़ोन है वारी बुढ़िया? तू तो बड़ी नज़र रखने लगी है मुझ पर। मैं चाहे जिससे भी बात करूं, तुझे इससे क्या लेना देना? मैं बता दे रही हूं बुढ़िया, अपने काम से काम रख। मेरी किसी मामले में अड़ने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काजल ने ढकते हुए जवाब दिया तो शीला जी सहम कर रह गई। बुढ़िया, ओ बुढ़िया, मेरे बैग से रुपये लेती जा और शाम को अपनी योगा क्लासेस से आते हुए मेरे लिए नंदू की चाट और रबड़ी लेती आना। काजल ने सास को ऑर्डर देते हुए कहा। ठीक है बहू, शीला ने उत्तर दिया। वह काजल के कमरे में बैग से पैसे लेने गई। जैसे ही बैग की चैन खोली उनकी आंखें दंग रह गईं। काजल के बैग में सिगरेट का पैकेट था। शीला जी ने पैसे लेकर चैन बंद कर दी और अपनी योगा क्लासेस के लिए निकल पड़ी, परंतु उनका ध्यान अभी भी उस सिगरेट के पैकेट पर अटका हुआ था। उनके अनुमान के अनुसार या तो काजल छुप छुप कर सिगरेट पीती थी या तो फ़ोन के दूसरी तरफ जिस व्यक्ति से काजल दिन भर बातों में व्यस्त रहती थी ये उसका पैकेट हो सकता था, परंतु बिना सत्य जाने उन्होंने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं समझा। लेकिन जब वह बहू पर थोड़ी नज़र रखने लगी थी, अगले ही दिन जब बहू फ़ोन पर बातें करते करते छत पर चली गई, शीला जी रिसू को सुलाकर कुछ समय बाद छत की सीढ़ियों पर काजल की बातें सुनने के लिए चुपचाप खड़ी हो गईं। क्या यार मुकुल, तुम भी कमाल करते हो। अच्छा सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि ट्यूसडे को स्कूल के बाद कहाँ घुमाने ले चल रहे हो? वाओ, मिलन पॉइंट, वो तो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। बहू के मुंह से किसी अनजान व्यक्ति का नाम सुन शीला जी जैसे स्तब्ध रह गई।
उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, जिसकी शंका थी। आखिर वही हुआ। काजल उनके बेटे को ना जाने कब से धोखा दे रही थी। सीढ़ियों पर खड़े अचानक शीला जी का सिर चकराने लगा और सीढ़ियों पर रखा गमला उनके पैर से टकराकर नीचे गिर गया। शीला जी डर गई और जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से उतरने लगी, परंतु काजल ने उनको नीचे जाते देख लिया। काजल फोन बंद करके तुरंत नीचे आई। उसके चेहरे का रंग कुछ सफ़ेद सा पड़ गया था, परंतु उसने अपने चेहरे के रंग को छुपाते हुए तड़क हुए लहजे में सांस की छोटी कसकर पकड़ते हुए पूछा, क्यों री बूढ़, तू मेरी जासूसी करेगी? अब बोल तू, इस समय छत पर क्या करने गई थी और तूने क्या क्या सुना? बोल जल्दी बुढ़िया, नहीं तो नहीं। बहू नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मुझे छोड़ दो बहू, मैं सच कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं सुना बुढ़िया। अगर तूने किसी को कुछ भी बताया ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी, समझी? काजल सास को डांट कर अपने कमरे में आई तो तुरंत मुकुल को फ़ोन लगाया। मुकुल यार, आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरी बूढ़ी सास ने छुपकर हमारी सारी बातें सुन ली हैं। ओहो काजल, ये तो अनर्थ हो गया। अगर उसने अपने बेटे को ये सब बता दिया तो तुम्हारा पति हमें सूली पर टंगा देगा, मुकुल ने घबराहट में कहा। अब क्या करें मुकुल, प्लीज कुछ बताओ ना, तुम? काजल ने भी घबराते हुए पूछा। इसका एक ही रास्ता है काजल, इससे पहले यह अपने बेटे को कुछ भी बताए, क्यों ना हम इसे ही रास्ते से हटा दे। क्या मतलब है तुम्हारा? मुकुल मैं समझी नहीं। अरे मेरा मतलब है कि टपका डालते हैं, बुढ़िया को बोलो। क्या कहती हो तुम? क्या यह संभव है? काजल ने पूछा। हाँ क्यों नहीं, अरे बूढ़ी हड्डी है, गले पर हाथ रखो तो मर जाए। वैसे भी अब बूढ़ी हड्डी के दिन ही कितने बचे हैं, मर भी गई तो कौन सी आफत आ जाएगी। लेकिन मुकुल, हम बुढ़िया को घर में मारने का रिस्क नहीं ले सकते। कुछ ऐसा उपाय सोचो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। काजल ने मुकुल से पूछा। अरे काजल तुम चिंता मत करो, इसका भी उपाय है मेरे पास। वह सब हम कल मिलकर स्कूल में डिस्कस करते हैं, मुकुल ने काजल को समझाते हुए उत्तर दिया। उधर दूसरी तरफ शीला जी को अब नींद कहाँ आने वाली थी। सारी रात उन्हें अपने बेटे पोते और अपने कुल की चिंता सता रही थी। शीला जी का दिन भी इसी कसमकस में निकल गया कि कैसे अपने कुल की रक्षा की जाए। अब शाम होने को आई थी। शीला जी प्रतिदिन की तरह अपनी योगा क्लासेस के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ मुकुल और काजल शीला जी के मर्डर की सारी प्लानिंग कर चुके थे। उन्हें तो बस शीला जी का योगा क्लासेस से वापस आने का इंतजार था। शीला जी योगा क्लासेस खत्म करके अपने घर की तरफ चल दी। अचानक उन्हें अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। शीला जी इसे अपने मन की शंका समझकर फिर से चल दी। अचानक उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और जब उनकी हल्की हल्की आंखें खुलीं तो उन्होंने खुद को एक गाड़ी में पाया जो हाई स्पीड पर दौड़े चली जा रही थी। वह अपनी हौस हवास में तो नहीं थी, परंतु उन्हें अपने कानों में किसी की बात करने की धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। यार मुकुल, ये बुढ़िया मर तो जाएगी ना? काजल ने घबराते हुए मुकुल से पूछा। अरे बूढ़ी हड्डी है, ऊपर से तैरना आता नहीं है, बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मुकुल ने कहते हुए तेज रफ्तार से चल रही गाड़ी के ब्रेक लगाए। काजल और मुकुल दोनों गाड़ी से बाहर उतरे और इधर उधर देखकर जायजा लेने लगे। शीला जी अधमर स्थिति में थी। इससे पहले वह पूरी तरह होश में आती। दोनों ने उनके हाथ पांव पकड़कर गोदावरी नदी के पुल से धक्का दे डाला। काजल और मुकुल दोनों पहले ही डरे हुए थे। इससे पहले उन्हें वहां कोई देखता, तेज रफ्तार गाड़ी भगा वहां से भाग निकले। इधर शीला जी को पानी में गिरते ही जैसे ही होश आया, वह झटपट कर अपने हाथ पैर मारने लगी, परंतु उनके मुंह से अभी भी कुछ निकल नहीं पा रहा था। वहीं तट पर बैठे एक लड़के ने जब देखा सामने कोई डूब रहा है तो तुरंत पानी में डुबकी लगा। शीला जी को बचा किनारे पर ले आया। शीला जी अधमर हालत में थी, उनके पेट में पानी भर चुका था। राहुल ने उनका पेट दबाकर पानी निकाला, उनके हाथ पैर सहला, तब जाकर उनको थोड़ा होश आया, परंतु वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी और दहाड़े मार मार कर रोई जा रही थी। उनकी हालत किसी पागल इंसान जैसी हो गई थी। होठ नीले पड़ चुके, डरी सहमी शीला जी का शरीर थर थर कांप रहा था। उनको सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। राहुल लगातार उनको सहला जा रहा था और उनको चुप कराने की कोशिश कर रहा था। राहुल ने जैसे ही शीला जी से पूछा कि माँ जी, आप नदी में कैसे गिर गईं? शीला जी फिर से बदहवा सोने लगी। राहुल बिना कुछ शीला जी से पूछे उन्हें फटाफट अपने घर ले आया। घर लाकर बेड पर लिटाया और लगातार उनके हाथ पांव सलाता रहा।
शीला जी ने आंखें खोलीं तो राहुल ने फिर से पूछा, माँ जी क्या आप ठीक हैं? उनके तो जैसे होठ ही सिल गए थे, पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। माँ जी सबसे पहले गीले कपड़े उतार दीजिए, तब तक मैं आपके लिए गर्मागर्म चाय बनाकर लाता हूँ, राहुल ने अपनी माँ की साड़ी शीला जी को देते हुए कहा। राहुल इस घर में अकेला रहता था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब वह घर पर ही बच्चों को होम ट्यूशन दिया करता था, जिससे उसकी अच्छी खासी इनकम हो जाया करती थी। वह संध्या के समय गोदावरी नदी के तट पर समय बिताया करता था, या खाली समय में वह हॉरर मूवी देखता था। हॉरर फिल्मों का वह बड़ा ही शौकीन था। आज भी वह बच्चों को ट्यूशन देकर और अपने लिए खाना बनाकर रोज की तरह तट पर ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा था। माँ जी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या मैं डॉक्टर को बुलाकर लाऊं? राहुल ने शीला जी को काकप पकड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, मैं ठीक हूं, शीला जी ने धीमे स्वर में सहमे हुए कहा। माँ जी, आप कौन हैं और आप नदी में कैसी गिरी? राहुल ने आश्चर्यचकित होकर शीला जी से सवाल किया। इतना सुना था कि शीला जी फिर से फूट फूट कर रोने लगी। अभी भी डरी हुई थी। राहुल ने उन्हें साथ बना दी, चुप कराया और कहा, माँ जी आप रोइए मत। अभी आपको विश्राम की आ सकता है। आप थोड़ा सा खाना खा लीजिए और फिर आराम करिए। हम कल आराम से बात करेंगे। राहुल ने मांझी को थोड़ा खाना खिलाया और सुला दिया। अगले दिन जब शीला जी उठी तो फिर से जोर जोर से रोने लगी। उनके दिल और दिमाग को जैसे सदमा सा लग गया था। राहुल ने उन्हें चुप कराकर नाश्ता कराया और कहा, आप डरिए नहीं माँ, आप मुझे बताइए क्या हुआ है ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। माँ जी, मैं आपके बेटे समान हूँ, कृपया मुझे बेझिझक बताइए। राहुल ने शीला जी को चुप कराते हुए फिर से कहा, बेटा मेरा नाम शीला देवी है। मैं पास गांव रामपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी कर्नल अमरदीप कौर आर्मी में थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और साथ में दोनों की लाडली भी। दोनों माता पिता मुझे जी जान से प्यार करते थे। मेरी छोटी सी छोटी इच्छा भी उनके लिए बहुत मायने रखती थी। पिताजी के शहीद हो जाने के बाद मेरी माताजी हरदीप कौर ने मेरा विवाह पिताजी के ही एक दोस्त कर्नल ओम प्रकाश जी के बेटे मोहनलाल जी से कर दिया। मोहनलाल जी की बैंक में प्राइवेट जॉब थी। वह बड़े सज्जन और विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति थे। सभी लोग उनका बड़ा आदर सम्मान किया करते थे। मोहनलाल जी मुझे भी अत्यधिक प्रेम करते थे। पूरे 2 साल बाद मेरे आंगन में नन्हा सा फूल खिला, मेरा प्यारा बेटा अजय। हम सब बहुत खुश थे, परंतु मेरे सास ससुर की हरिद्वार जाते वक्त कार दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात से ही मेरे पति अत्यंत दुखी और उदास रहने लगे थे। फिर जाने कब कौन सी मनोजगढ़ी में उन्हें शराब की लत लग गई। फिर शराब के नशे में दुत प्रतिदिन घर आना, मुझे गालियां देना उनके लिए सामान्य बात हो गई थी। गालियां तो गालियां, अब तो उन्होंने मारपीट तक करनी शुरू कर दी थी। मोहनलाल जी की नौकरी छूटने के बाद जैसे तैसे थोड़े पैसे जमा करके मैंने एक जूस की मशीन खरीदी और जूस बेचने का काम शुरू किया। मैं दिन रात मेहनत करती, जूस बेचकर जो पैसे आते मैं उन्हीं से घर खर्च चलाती थी और अपने बेटे की स्कूल की फीस भी भरती। शराब की लत ने मोहनलाल जी को ऐसा बना दिया था जैसा वह कभी नहीं थे। जूस बेचकर कमाए हुए पैसे भी बहुत बार मुझसे छीन लिया करते थे, इसलिए मुझे पैसे छुपाकर रखने पड़ते थे। मेरा बेटा अजय उस समय 10 वर्ष का था। वह बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान और संवेदनशील था। मुझसे बड़ा प्रेम करता था। जब मोहनलाल जी मुझ पर हाथ उठाते तो वह अपने पिता का विरोध करता और मेरे सामने अड़कर खड़ा हो जाता। मेरे हिस्से की मार खुद खा लेता था। वह अपने पिताजी को समझाता भी था। मोहनलाल जी की तबीयत अब दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी थी। उनकी बीमारी ने उन्हें घेर लिया था। टीवी के साथ साथ उनके लीवर पर भी शराब का बुरा असर पड़ने लगा था। लीवर खराब होने के कारण एक दिन वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत का बहुत सदमा हुआ। मैं जैसे टूट सी गई थी। पति आखिर पति होता है। उनका सहारा, उनका नाम ही मेरे लिए काफ़ी था। मानती हूँ, उनके जीवित रहने पर उनकी वजह से मैंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु उनके जाने के बाद भी कौन सी कम मुश्किलें आईं। एक अकेली औरत के लिए अपने बच्चे को पालना अत्यधिक कठिन होता है। तब मैंने और ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि मुझ पर मेरे बच्चे की जिम्मेदारी थी। उसे पढ़ा लिखाकर काबिल बनाना था। उसको उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए मुझे और अधिक पैसे की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने अपना जूस का काम धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया और देखते ही देखते कई मशीनें और लगा ली। 2-3 लोगों को काम करने के लिए रख लिया। पैसे जमा जमा करके बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बेटे को दिल्ली पढ़ने भेज दिया, जहां उसने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। मैंने और मेरे बेटे ने जो मेहनत की थी, भगवान ने अब उसका फल हमें दे दिया था।
पढ़ाई पूरी होने के पश्चात दिल्ली में एक अच्छी कंपनी में उसकी बड़ी अच्छी नौकरी लग गई। अब मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि माँ, आपने अपना सारा जीवन कठिनाइयों में बिताया है, अब भगवान की दया से मेरी अच्छी नौकरी लग गई है, अब आप ये जूस का काम छोड़ दीजिए, अब आप घर पर रहिए, वैसे भी इस उम्र में अब आपको आराम की ज़रूरत है। बेटे की बात मानकर मैंने भी काम करना छोड़ दिया और अब घर पर ही समय व्यतीत करने लगी थी, परंतु अकेले होने के कारण मेरा घर में मन नहीं लगता था। कभी मोहनलाल जी की याद मुझे घेर लेती तो कभी अजय की। इसलिए मैंने सोचा कि अब अजय की अच्छी नौकरी भी लग गई है और हमारे घर की स्थिति भी सुधर चुकी है, क्यों ना अजय की शादी कर दी जाए। बहू घर में आएगी तो घर में कितनी रौनक हो जाएगी, फिर पोता पोती होंगे तो घर में उनकी किलकारियां से घर गूंज उठेगा। यही सोचकर मैंने अजय के लिए लड़की देखना शुरू किया। काशी में मुझे काजल नाम की लड़की अजय के लिए पसंद आ गई। लड़की बड़ी सुशील और अच्छे संस्कारों वाली दिखाई पड़ रही थी और देखने में भी खूब सुंदर थी। मुझे वह पहली नज़र में ही भा गई। मैंने उसकी तस्वीर अजय को भेजकर उसकी मर्जी जाननी चाही तो उसने यह कहकर हाँ कर दी कि माँ, आपकी पसंद मेरी पसंद है, जैसा आपको सही लगे आप वैसा ही करिए। शादी की तिथि सुनिश्चित की गई और शुभ मुहूर्त देखकर अजय की शादी काजल से संपन्न हो गई। अजय शादी के एक हफ्ते तक घर पर रहा। बहू के आने से घर में बड़ी रौनक थी। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अजय नौकरी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसको एक हफ्ते बाद नौकरी की वजह से वापस दिल्ली के लिए निकलना पड़ा। उसके जाने से मन उदास हुआ, परंतु यह सोचकर कि अब तो बहू घर में आ गई है तो मन की उदासी कुछ कम हुई। शुरू शुरू में बहू का रवैया मेरे साथ ठीक था, सब कुछ सकुशल चल रहा था। बहू अक्सर अपनी सहेली से मिलने जाया करती थी। उसकी सहेली आशा की शादी भी वहीं हुई थी। उसका ससुराल 2-3 गली छोड़कर ही था। वह एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। कुछ समय बाद बहू ने भी उसी स्कूल में नौकरी करने की बात की जिस स्कूल में उसकी सहेली आशा पढ़ाया करती थी। मैं और अजय तो नहीं चाहते थे कि बहू नौकरी करे, क्योंकि अब भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ था, परंतु जब बहू ने ज़्यादा जिद की तो हमें मानना पड़ा। मैंने भी यही सोचा कि मैं तो अब बूढ़ी हो चली हूँ, मैंने तो अपना जीवन जी लिया है, अब मुझे बच्चों को भी उनके अनुसार उनका जीवन व्यतीत करने देना चाहिए। परंतु उसके कुछ समय पश्चात ही बहू का रवैया मेरे प्रति बदलने लगा था। न वह मेरे पास बैठती थी, न मुझसे बातें करती थी और स्कूल से आने के बाद भी घंटों फ़ोन पर व्यस्त रहती थी। मैं पूछती तो कभी कहती माँ का फ़ोन है, तो कभी कहती बहन का फ़ोन है, और तो और अब उसने मेरा अपमान करना भी शुरू कर दिया। अब वह मुझे मांझी की बजाय मुझे बुढ़िया कहना शुरू कर दिया। उसके कमरे का दरवाज़ा भी घंटों बंद रहता था। एक दिन मैं उसके कमरे में कुछ लेने गई तो मुझे उसकी अलमारी से सिगरेट का पैकेट मिला। वह पहले ही सिगरेट पीती थी या अब पीनी शुरू की, मैं नहीं जानती। मेरे होश तो तब उड़े जब मैंने उसे किसी मुकुल नाम के अनजान लड़के से बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरा शक तब यकीन में बदल गया। न जाने कब से वह हमें धोखा दे रही थी। उसने मुझे बहुत डराया, धमकाया ताकि मैं चुप रहूं, परंतु वह मुझे जान से मारने का इंतजाम कर रही थी। यह मैं नहीं जानती थी। मुझे बस इतना याद है कि मैं योगा क्लासी से वापस आ रही। उसके बाद मेरी आंख खुली तो मैं कार में थी। मुकुल काजल की थोड़ी थोड़ी बातें सुनाई पड़ रही थी, परंतु मैं बदहवासी की हालत में थी। उसके बाद मैंने अपने आप को पानी में पाया। मुझे लगा जैसे अब मेरी मृत्यु निकट है। अगर तुम वहां नहीं होते तो, इतना कहकर शीला जी रोने लगती है। उसी रात काजल और मुकुल जल्दी जल्दी घर वापस आते हैं। काजल काफी डरी हुई थी, परंतु मुकुल उसे समझाता है और उसके पति अजय को फोन करने के लिए कहता है। काजल अपने डर पर काबू पाकर अजय को फोन लगाती है और बोलती है, अजय माँ जी, योगा क्लासेस से अभी तक घर नहीं आई है। मैं उनके योगा सेंटर गई थी, वहां पर पता चला कि वह क्लासेस होने के बाद घर के लिए निकल गई थी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अजय, रात भी हो चली है ना, जाने माँ जी कहाँ होगी। हे भगवान। अजय काजल की बात सुनकर चौंक जाता है और काजल से आस पड़ोस में भी पूछने के लिए कहता है। मैंने आस पड़ोस में सब जगह पूछ लिया और सब जगह ढूंढ लिया, परंतु वह मुझे कहीं नहीं मिली। काजल ने अजय की बात का जवाब देते हुए कहा, अजय, तुम प्लीज़ जल्दी घर आ जाओ, मुझे मांझी की बड़ी चिंता सता रही है। अजीब अजीब शंकाएं मन में उभर रही हैं। काजल ने फिर कहा, काजल तुम चिंता मत करो, मैं अभी घर के लिए निकल रहा हूँ, मेरे आने तक तुम घर में रहना और खिड़की दरवाजे सब बंद करना। कुछ भी पता लगते ही मुझे फ़ोन करना, अपना और रीशु का भी ध्यान रखना। इतना बोलकर अजय ने फ़ोन रख दिया, तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। उधर काजल ने मुकुल को भी उस घर भेज दिया और अजय के आने का इंतजार करने लगी।
अजय को आते आते काफी रात हो चुकी थी। दिल्ली से प्रतापगढ़ तक का सफर उसने कैसे तय किया और अपने आंसू कैसे रोके, ये सब वह और उसका भगवान जानता है। घर आते ही काजल उसके लिपट कर बुरी तरह रोने लगी। अजय ने उसको चुप कराया और सबसे पहले वह लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां जाकर अजय ने मां के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई और जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने के लिए कहा। पुलिस ने उनको माझी के लापता होने के पोस्टर भी जगह जगह लगाने की सलाह दी। अजय के लिए तो रात तक कटनी मुश्किल हो गई थी। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के बावजूद भी उसे खुद अपनी मां को ढूंढते ढूंढते रात से सुबह हो चुकी थी। उसने फोन करके सारे रिश्तेदारों से भी शीला जी के बारे में पूछा। वह बिना नाश्ता किए भूखे पेट पुलिस स्टेशन से कुछ खबर आने का इंतजार कर रहा था। उधर दूसरी तरफ राहुल को मांझी की बात बात सुनकर बड़ा अफसोस हो रहा था और साथ ही गुस्सा आ रहा था। राहुल ने मांझी से कहा, मांझी, आपके साथ जो हुआ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि किसी माता पिता के साथ ऐसा ना हो, परंतु माँ जी आपको अवश्य ही अपनी बहू और उस कमीने इंसान को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन बेटा, मैं बूढ़ी विधवा औरत कर क्या सकती हूँ? शीला जी ने अपनी आंखों से लगते हुए आंसुओं को रोक कर कहा, माँ जी, वही तो आप एक नारी है। आप नहीं जानते कि आप में अपार शक्ति छुपी हुई है। आप वह नारी है जिसने जीवन की कठिनाइयों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप वो नारी है माँ जी जिसने अपनी बहू पर ममता लुटाई। आप वो नारी है जो दुर्गा का रूप धारण करके ऐसी बहू को सबक सिखा सकती है। आप एक माँ हैं और एक माँ, एक नारी जब अपनी पर आ जाए तो वह धरती अंबर तक हिलाकर रख देती है। फिर जरा सो सच्ची मांझ कि ऐसे क्रूर लोगों को यदि समाज में यूं ही खुला छोड़ दिया जाए तो न जाने आप जैसी कितनी माताएं, कितने माँ बाप ऐसी घिनौनी साजिशों का शिकार होते रहेंगे, बेमौत मरते रहेंगे। भगवान ने आपको यह दूसरा जन्म इसलिए दिया है ताकि उन लोगों को उनके हिस्से का दंड देकर आप समाज का उद्धार कर सके। और फिर आपका बेटा अजय, क्या आप उसे यूं ही मरने के लिए छोड़ देंगी ताकि जो हाल उन लोगों ने आपका किया है वही आपके अजय और रशु का करें? फिर राहुल ने थोड़ा उदास होते हुए कहा कि माँ जी, मेरे अपने सगे माँ बाप के बिना मैं कैसे जीवन काट रहा हूँ, ये सब मैं ही जानता हूँ, परंतु हर रिश्ता खून का तो नहीं होता ना। माँ जी, कुछ रिश्ते भगवान एहसासों के भी बनाता है, जैसे एक ही रात में अब आपका और मेरा बन चुका है। आज मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरी माँ। राहुल ने अपनी बात पूरी की। उसकी बात सुनकर शीला जी को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उनके भीतर जैसे नई ऊर्जा का संचार हो उठा। बोलो बेटा, अब आगे क्या करना है? शीला जी ने पूछा। माँ जी, वह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस जैसा मैं कहता जाऊं आपको वैसा ही करना है। बस अब उठाइए त्रिशूल और कर लीजिए दुर्गा का रूप धारण। अगले दिन राहुल बाजार जाकर जरूरत का कुछ सामान लेकर आता है, जो उनके आने वाले कुछ दिनों की प्लानिंग में काम वाला था, और हफ्ते भर के लिए ट्यूशन के बच्चों की छुट्टी करके काजल और मुकुल से बदला लेने की सारी प्लानिंग कर लेता है। इधर सारी प्लानिंग करके राहुल और माजी अपनी पारी खेलने के लिए पूर्ण तैयार थे। उधर पुलिस शीला जी को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी, परंतु उनका कहीं नामो निशान तक न मिला। पुलिस ने कहा, हम उनकी तलाशी जारी रखेंगे, जैसे ही कोई खबर मिलती है आपको सूचित कर देंगे। अब बजे पुलिस की तरफ से कुछ अच्छी खबर मिलने का इंतजार करते करते 5 दिन बाद जॉब की वजह से आंखों में आंसू लिए वापस दिल्ली लौट जाता है। इधर दूसरी तरफ सबसे पहले राहुल ने काजल और मुकुल की आने जाने की सारी जानकारी जमा की और आस पड़ोस का भी सारा जायजा कर लिया। अगले दिन रात को दीवार फांद कर राहुल मुकुल के घर में गया। उसके सहन में लाल रंग के पैरों की निशान बना डाली और इसी तरह शीला और राहुल ने अपनी पहली पारी खेली। मुकुल रात में वॉशरूम जाने के लिए उठा तो उसने अपने आंगन में लाल पैरों के निशान, जो कि उल्टी दिशा में बने हुए थे, देखकर दंग रह गया। निशान देखकर मालूम पड़ता है कि कोई अंदर से बाहर की तरफ गया हो। मुकुल सोच में पड़ गया। अब रात भर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। अगले दिन यह बात उसने काजल को बताई तो वह जोर जोर से हंस पड़ी और बोली कि मुकुल डार्लिंग, कल रात तुमने कुछ ज्यादा पी ली होगी। नहीं काजल, वह मेरा वहम नहीं हो सकता, मुकुल ने कहा, परंतु काजल ने उसको चुप करा दिया। काजल को क्या खबर थी कि अगली बारी उसकी है। रात में काजल मुकुल से बात करके सो गई। आधी रात में किसी की पायल की झनकार की आवाज से आंख खुली। कौन है, कौन है बाहर? काजल ने अपने डर को छुपाते हुए पूछा। जैसे ही काजल ने पूछा, वह साली जैसे जरा का आवाज शांत हो गई। जैसे ही काजल चुप हुई, फिर से पायल के झनकार की आवाज जोर से आने लगी। अब तो काजल डर के मारे थरथर कांपने लगी थी। उसने सबसे पहले मुकुल को फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठाया गया। फिर उसने अजय को फ़ोन लगाया तो अजय ने भी फ़ोन नहीं उठाया।
डर के मारे वह पूरी रात जागती रही। सुबह जाकर उसकी आंख खुली, जिसके कारण ना तो वह खुद स्कूल जा पाई और ना ही रिसू को भेज पाई। कुछ 10 बजे के आसपास मुकुल के फ़ोन से उसकी आंख खुली। मुकुल ने स्कूल न आने का कारण पूछा तो उसने रात की घटना का वर्णन किया। अब तुम्हें पता चला कि मजाक नहीं कर रहा था, मुकुल ने काजल की बात सुनकर कहा। फिर वह बोला कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं। इस बारे में स्कूल के बाद मुकुल काजल से मिलने उसके घर आया। काजल, अगर तुम कहो तो आज रात में तुम्हारे पास रुक जाऊं, मुकुल ने काजल से पूछा। नहीं नहीं मुकुल, ऐसा संभव नहीं है। रशु को इन सबसे दूर रखना चाहती हूँ। हाँ, परंतु अपना फ़ोन साउंड पर रखना। अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो तुरंत आ जाना, काजल ने मुकुल से कहा। मुकुल घर चला गया और आज रात फिर काजल अकेली रह गई। काजल डरते डरते सो गई, परंतु बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ से अचानक उसकी आंख खुली। जैसे ही काजल बेड से उठी और दरवाज़ा खोला तो किसी की काली परछाई नजर आई। बस फिर क्या था, वह दरवाज़ा बंद करके वापस अपने बिस्तर में घुसी। मिनट से पहले मुकुल को फ़ोन लगाकर घर बुला लिया। मुकुल, ये सब आखिर क्या है? कहीं ये शीला की आत्मा तो नहीं? काजल ने डरते हुए मुकुल से पूछा। नहीं नहीं काजल, ऐसा नहीं है, मुकुल ने काजल की बात काटते हुए कहा। पर मुकुल, जब से हमने उस बुढ़िया को मारा है तब से ही ऐसी घटनाएं घट रही है हमारे साथ। अभी दोनों बातों में व्यस्त थे कि अचानक लाइट चली गई और अब लाइन वापस आई तो दोनों के डर के मारे आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर खून से लिखा था, तुम दोनों की मृत्यु निश्चित है। अब डर के मारे दोनों कांपने लगे थे। काजल, हमें लगता है कि इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने चाहिए, मुकुल ने डरते हुए काजल से कहा। मुकुल, आर यू मैड? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले हमने किसी का मर्डर किया। पुलिस अभी तक बुढ़िया को ढूंढ रही है। ऊपर से अगर हम रिपोर्ट लिखवाएं हैं तो पुलिस को सबसे पहले शक मेरे ऊपर होगा, काजल ने दांत भंजते हुए कहा। यार काजल सास, वह तुम्हारी थी, मेरी नहीं, मुकुल ने भी चिढ़ते हुए जवाब दिया। मुकुल, तुम सच में डर के मारे पागल हो गए हो। अरे जब पुलिस मुझे पकड़ेगी तो दूसरा नंबर तुम्हारा होगा, काजल ने फिर कहा। अच्छा बाबा, चलो अब बहस नहीं करते। ऐसा करें, कल पुजारी जी को बुलवाकर हम दोनों के घर में हवन करवाता हूँ, मुकुल ने काजल को तसल्ली देते हुए कहा। अगले दिन दोनों ने पंडित जी को बुलवाकर पहले काजल के और फिर मुकुल के घर में हवन करवाया। पंडित जी दोनों घरों की शुद्धि करके चले गए। दोनों के मन को अब थोड़ी शांति मिली। रात के 3 बजे मुकुल के कमरे की टिक टिक करती घड़ी अचानक धम से नीचे गिरी तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने घड़ी और उसका टूटा हुआ कांच उठाया तो कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ में लग गया, जिससे काफी खून बह गया था। कटे हाथ के कारण वह अपने लिए टिफिन तैयार नहीं कर पाया तो उसने सुबह काजल को फोन करके 2 टिफिन लाने के लिए कहा। काजल ने आलू गोभी की सब्जी और रोटी बना दो, टिफिन तैयार कर ले राहुल, जो कि उन दोनों के फोन की डिटेल्स, चैट आदि हर गतिविधि पर चील की तरह नजर जमाए हुए था। मौका पाक उसने सब्जी का डिब्बा बदल डाला। काजल ने मुकुल के लिए बनाया टिफिन उसको दे दिया था। ब्रेक में जैसे ही उसने टिफिन खोला तो टिफिन देखकर उसकी आंखें चार हो गईं। टिफिन में मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा था। उसका जी मिचलाने लगा और उल्टी करने के लिए जैसे ही वह वॉशरूम की तरफ भागा तो उससे रहा ना गया, तो स्टाफ रूम के सबके सामने उसने उल्टी कर दी। सब लोग उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगे। पूरे स्टाफ रूम में अजीब सी दुर्गंध फैल गई। काजल को उसने इस बात पर बहुत डांटा क्योंकि वह शुद्ध शाकाहारी था, परंतु काजल नहीं जानती थी कि वह मांस का टुकड़ा डिब्बे में कैसे आया। अब इन बातों से मुकुल का सिर चकराने लगा था। उधर काजल जैसे ही अपने घर पहुंची वह दंग रह गई। आंगन में उसकी नई साड़ी खून से लथपथ पड़ी थी। ये वही साड़ी थी जो उसकी सासू माँ ने सालगिरह पर उसको उपहार में भेंट की थी। के मारे तो उसका गला सूख रहा था, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। ना ही तो वह ये सब पुलिस को बता सकती थी, ना ही अजय को, क्योंकि उसने अपने पकड़े जाने का डर सता रहा था। कई दिनों तक दोनों के साथ इस तरह की अजीब अजीब घटनाएं घटती रहीं। उसी रात मुकुल काजल से बात करते करते अपने घर की छत पर जा पहुंचा। अपनी मुंडेर के पास खड़ा वह बातों में व्यस्त था कि दूसरी साइड की मुंडेर पर सफ़ेद उजली साड़ी पहने शीला जी मुंडेर पर बैठी दिखाई दी। सफ़ेद उजली साड़ी, लंबे घने बाल कमर तक आ रहे थे।
लंबे लंबे नाखून, मुंह से टपकता हुआ खून देखते ही मुकुल की चीख निकल जाती है और उसके पांव जैसे लड़खड़ाने लगते हैं। उसकी पेंट गीली हो चुकी थी, यहाँ तक कि वह डर के मारे बेहोश हो जाता है। उधर शीला जी और राहुल हंस हंसकर बुरा हाल हो जाता है और वह दोनों अपने घर चले जाते हैं। इधर मुकुल को जब होश आता है तो रात के 3:30 हुए थे। वह डरते डरते अपने कमरे में आता है, फ़ोन वापस ऑन करता है तो उसमें काजल की कई मिस कॉल होती है। वह फ़ोन दोबारा बंद कर देता है। उसका सिर चकराने लगता है, उसकी हालत किसी पागल जैसे होने लगती है। एक तो वह रात भर सो नहीं पाता, ऊपर से अब उसे हर तरफ शीला का एक काला साया नजर आने लगा था। उसके दिलो दिमाग पर जैसे शीला जी की तस्वीर छप चुकी थी, जो उसने छत की मुंडेर पर देखी थी। उधर काजल जो कई बार मुकुल को फ़ोन ट्राई करके सो चुकी थी, अचानक प्यास के कारण उसकी आंख खुली तो वह किचन में पानी पीने गई। जैसे ही उसने पानी पीकर किचन की लाइट बंद की, अचानक उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वह डर गई और दोबारा लाइट ऑन की। जैसे ही लाइट ऑन की रोने की आवाज़ बंद हो गई, उसने फिर से लाइट ऑफ की और जैसे ही उसने किचन से निकल बाहर भागना चाहा, किचन का दरवाज़ा खट करके बंद हो गया। डर के मारे उसका पसीना छूटने लगा। जैसे ही वो वंस की पीछे मुड़ी, शीला जी उसके पीछे चाकू लेकर खड़ी थी। अंधेरे में उनकी बड़ी बड़ी आंखें काजल को जैसे खाने को दौड़ रही थीं। उनके पूरे कपड़े गीले थे और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ वह काजल की ओर बढ़ी। काजल की तो जैसे सांसें ही रुक गईं। उसकी जान गले तक आकर अटक गई। डर और दहशत ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मुंह खोलकर अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए, परंतु जुबान मानो किसी ने फेविकोल से चिपका दी हो। मुंह से एक शब्द भी न निकलने पाया। काजल के हाथ पांव ठंडे पड़ खुद ऑन हो गई और अब किचन में कोई ना था। वे गिरते पड़ते कमरे की तरफ दौड़ी, मुकुल को फ़ोन लगाया, परंतु उसका फ़ोन ऑन ऑफ था। हनुमान चालीसा का जाप कर करते जैसे तैसे रात बिताई और सुबह होते ही मंदिर जाकर पूजा करने और भगवान से अपने को कर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उधर मुकुल डर के मारे पागलों की तरह जागता रहा। फ़ोन ऑफ करके घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। अब सुबह के 4 बजने को आए थे। कहते हैं कि मनुष्य के अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। ठीक ऐसा ही कुछ मुकुल के साथ हुआ। भगवान ने आज उसे उसी बदहसी की हालत में लाकर छोड़ दिया था, जिस बदहसी की हालत में उसने और काजल ने मिलकर शीला जी को नदी में धक्का दे दिया, मरने के लिए छोड़ दिया था। उसका दिमाग जैसे घड़ी की सुई चलते चलते रुक जाने की भांति रुक चुका था। कोई आवाज़ थी जो उसके दिलो दिमाग को झंझर रही थी। न जाने उसे अचानक क्या हुआ, वह बैठा बैठा ऊठ खड़ा हुआ, कमरे का दरवाज़ा खोलकर निकला। उसका शरीर जैसे बर्फ की सिल्ली की भांति ठंडा पड़ चुका था। घर का मेन दरवाज़ा खोल वह बाहर निकल गया और जो उसने चलना शुरू किया वह बस नंगे पांव भोर के इस अंधेरे में चलता ही जा रहा था, न जाने कहाँ और क्यों। बस रोबोट की भांति चलता ही जा रहा था। चलते चलते वे उसी नदी के पुल पर पहुंच गया जहां अभी कुछ दिन पहले शीला जी को अपने स्वार्थ के लिए फेंका था। वह नंगे पांव पुल पर खड़ा हुआ और सीधा नदी में छलांग लगा ली। इस तरह उसे उसके कर्मों का दंड मिल गया। उधर काजल सुबह होते ही मुकुल को फ़ोन पर फ़ोन लगाई जा रही थी, परंतु फ़ोन ऑफ आ रहा था। रशु को अकेला छोड़कर मुकुल के घर जाकर देखना उसने आवश्यक नहीं समझा और यह सोचकर कि हो सकता है मुकुल भी रात भर मेरी तरह सो ना पाया हो, इसलिए देर तक सो रहा हो, उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई हो। वह मुकुल के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते करते अब दिन के 10 बज चुके थे। अभी अचानक फ़ोन बजता है। काजल को लगता है मुकुल का फ़ोन होगा, परंतु फ़ोन की स्क्रीन देखती है तो पता लगता है फ़ोन तो आशा का होता है। हेलो काजल, काजल, मुकुल इज़ डेड। उसने नदी में छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया है। इतना सुनकर फ़ोन झट से उसके हाथों से गिर जाता है। वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगती है, अपने सिर पिटने लगती है, परंतु यह आंसू पेड़ा के नहीं डर के थे। डर उसके दिलों और दिमाग पर सवार हो गया था। वह पागलों की तरह खुद से बातें करते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। आखिर शीला ने अपना बदला ले ही लिया और अब अगली बारी मेरी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना, हे माता रानी, मेरी रक्षा कर, मुझे नहीं मरना। अब मैं क्या करूं शीला? मुझे मार देगी। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पुलिस, हाँ हाँ, पुलिस ही अब मुझे बचा सकती है। मुझे मुकुल की तरह नहीं मरना, मैं पुलिस को सब सच सच बता दूंगी।
बोलते बोलते उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। वह डर के मारे नंगे पांव पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ी चली जा रही थी। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने अपना बयान दर्ज करवाया, जो इस प्रकार था। मेरा नाम काजल सिंह है। मैं अजय कुमार सिंह की पत्नी हूँ, मेरे सहयोगी और मैंने मिलकर 24 सितंबर की शाम लगभग 7:30 पर अपनी सास शीला कौर को गोदावरी नदी के पुल से धक्का देकर मार डाला। मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ। काजल का बयान लेकर पुलिस ने तुरंत अजय को फोन लगाकर जल्द से जल्द प्रतापगढ़ पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा और अपनी एक टीम को काजल के द्वारा बताए हुए लोकेशन पर शांति जी का शव ढूंढने के लिए लगा दिया। काफी देर तक पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता लगता है कि शीला जी जिंदा है और वह राहुल नाम के किसी लड़के के घर में रहती है। पुलिस की टीम शीला जी और राहुल को लेकर सीधा थाने आ जाती है। कुछ देर बाद अजय जैसे ही स्टेशन पहुंचता है, सामने अपनी मां को जीवित देखकर मां से लिपटकर बुरी तरह रोता है। परंतु अभी तक अजय काजल के कुकर्म से अनजान था, क्योंकि अभी तक पुलिस ने उसको कुछ नहीं बताया था। उसके चुप हो जाने के बाद जैसे ही सीनियर पुलिस ऑफिसर भानु प्रताप उसे सब बताते हैं, अजय की आंखें दहकते अंगारे की तरह लाल हो जाती है। वह सीधा काजल पास जाता है, जो पुलिस कस्टडी रूम में बैठी होती है। अजय 2 जोरदार तमाचे उसके गाल पर जड़ता है, परंतु वहां पुलिस उसको कानून अपने हाथ में न लेने को कहकर रोक देती है। काजल पर अब अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लग चुकी थी और अगले दिन सुबह उसको प्रतापगढ़ कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया, जहां शीला जी राहुल के सिवा बहुत सारे लोग मौजूद थे। एक तरफ काजल, दूसरी तरफ शीला जी, और फिर राहुल को बारी बारी कटघरे में खड़ा कर उनका बयान लिया जाता है। कोर्ट, पुलिस और अजय खुद राहुल को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। काजल रो रो कर जज साहब, अपनी सास शीला और अपने पति अजय से माफ़ी मांगती है, परंतु ना ही उसको शीला माफ़ करती है और ना ही कानून, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसे गिनने कुकर्म के लिए कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए उसको आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। दोस्तों, सच्ची घटना आधारित यह कहानी हमारे लिए कई सवाल खड़े करती है। आखिर कब तक बूढ़े माँ बाप इसी तरह घरेलू हिंसा का शिकार होते रहेंगे? आखिर कब तक सरकार द्वारा घरेलू हिंसा के विरोध में बनाई गई नीतियां सिर्फ कागज के पन्नों पर ही सिमट जाएगी? आखिर कब तक ऐसी वारदातों के खिलाफ आवाज उठाएंगे? दोस्तों, जो आज शीला के साथ हुई, वह कल आपके या मेरे माता पिता के साथ भी हो सकती है। इसलिए खुद जागरूक होना और दूसरों को भी जागरूक करना बहुत आवश्यक है। घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जैसे भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ बनाई गई नीतियां से लाभ उठाए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक